12वीं सदी के आखिर में अनातोलिया के छोटे छोटे कबीलों को एकजुट करके रोमन एम्पायर और मंगोल एम्पायर के बीच में उस्मान गाजी ने ओटोमन एम्पायर की स्थापना की थी। अनातोलिया के इलाकों में गाजियों का शोर था जो इस्लाम के लिए लड़ाई लड़ते थे। उस्मान गाजी तुर्क कबीलों का सरदार था जिन्होंने सल्तनत उस्मानिया को अपना नाम दिया। अपने शुरुआती दिनों में यह सल्तनत काफ़ी तेजी से आगे बढ़ा और सल्तनत उस्मानिया एक सुपर पावर बनकर उभरी जिसने पूर्वी यूरोप, मध्य पूर्व और भूमध्य सागर के बड़े इलाकों पर राज किया। 1924 तक सल्तनत उस्मानिया का खात्मा हो चुका था और इसके बचे हुए इलाकों को तुर्की देश में बदल दिया गया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सल्तनत उस्मानिया के सुल्तानों के बारे में कि कब कब और किस किस सुल्तानों ने उस सल्तनत पर शासन किया था। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि आप इन सुल्तानों के बारे में अच्छे से जान सकें। तो शुरुआत करते हैं उस्मान गाजी से, जिन्होंने 1300 से 1326 तक इस सल्तनत पर शासन किया था। हालांकि उस्मान ने इस सल्तनत को अपना नाम तो दिया, पर यह सब मुमकिन हो सका इनके वालिद अर्तुगरुल गाजी की वजह से, जिन्होंने सोजत शहर में रियासतों को कायम किया था। उस्मान गाजी ने रोमन एम्पायर को बहुत सी जंगों में हराया, उन्होंने बहुत से बचाव किए और उन्होंने बरसा पर फतह हासिल किया, जिसके बाद उस्मान गाजी को उस्मानिया सल्तनत का संस्थापक माना गया। ओटोमन एम्पायर के दूसरे सुल्तान थे ओरहान गाजी, जिन्होंने 1326 से 1359 तक शासन किया था। यह उस्मान गाजी के बेटे थे। उन्होंने अपनी सल्तनत को निकिया, निकोमेडिया और कराची तक फैलाया था। उन्होंने एक बड़ी सेना के साथ बेजेंटाइन एम्पायर को हराया था। ओरहान ने जॉन कैंटाक्यूजेंस के साथ गठबंधन किया और इसके बाद उन्होंने जॉन पेलालगस के साथ संधि किया, जहां उन्होंने बाल्कन की लड़ाई के बाद ओटोमन एम्पायर के इंटरेस्ट को बढ़ाया था। ओटोमन एम्पायर के तीसरे सुल्तान थे मुराद फर्स्ट, जिसने 1359 से 1379 तक शासन किया था। उन्होंने उस्मानिया सल्तनत को एक बड़े पैमाने तक फैलाया था। उन्होंने एड्रियानोपल को छीन लिया, उन्होंने रोमन एम्पायर को हराया और सर्बिया और बुल्गारिया में फतेह हासिल किया। हालांकि इनको कोसोवो की लड़ाई में एक हथियारे के द्वारा मार दिया गया था। उस्मानिया सल्तनत के चौथे सुल्तान बायजिद फर्स्ट थे, जिन्होंने 1379 से 1402 तक शासन किया था। बायजिद ने बाल्कन की लड़ाई के बाद एक बहुत बड़ा हिस्सा फतेह कर लिया था और हंगरी में उन्होंने क्रूसेड को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया, लेकिन इसके बाद अंकारा की जंग में उसे तैमूर लंग ने हरा दिया था, जिसकी वजह से यूरोप में ओटोमन एम्पायर में गृह युद्ध छिड़ गया था। महमद फर्स्ट, पांचवें सुल्तान, जिन्होंने सल्तनत उस्मानिया को गृह युद्ध से बचाया था। 1413 से 1421 तक उन्होंने शासन किया था। उन्होंने मूसा बे, ईसा बे और सुलेमान को हराया था। महमद ने टूटे हुए सल्तनत को एकजुट किया और ऐसा करने में उसकी मदद बाइजेंटाइन के शासक मैनुअल द्वितीय ने किया था। छठे सुल्तान मुराद सेकंड ने 1421 से 1444 तक इस सल्तनत पर शासन किया था। बाइजेंटाइन ने उनके पिता की मदद की थी, जिसकी वजह से बाइजेंटाइन के दावेदारों के खिलाफ उन्हें लड़ाई लड़ना पड़ा था और उनको धमकी दी गई थी कि वो इस पद को छोड़ दें। महमद सेकंड, जिसे हम ज़्यादातर सुल्तान मोहम्मद फातेह के नाम से जानते हैं, जो 7वें सुल्तान थे उस्मानिया सल्तनत के, जिन्होंने 1451 से 1481 तक शासन किया था। जब वह 12 साल के थे तब उनके पिता ने सुल्तान का पद छोड़ दिया था, लेकिन जब सुल्तान मोहम्मद फातेह 2 साल के लिए सत्ता पर बैठे तब वो नाकामयाब रहे। तब उनके पिता सत्ता में वापस लौट आए, लेकिन उसके बाद वो 1451 में फिर सुल्तान बने और फिर सुल्तान मोहम्मद फातेह ने पूरा इतिहास बदल दिया। उन्होंने 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर फतेह हासिल किया और बहुत से इलाकों में उन्होंने सल्तनत उस्मानिया को काफ़ी हद तक फैलाया था। बायजिद सेकंड, जो सुल्तान मोहम्मद फातेह के बेटे थे, इस सल्तनत के 8वें सुल्तान, जिन्होंने 1481 से 1512 तक शासन किया था। अपनी सल्तनत को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें अपने भाइयों से लड़ना पड़ा था। वह ममलूकों से जंग लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं थे। उसके बेटों ने उसके खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया और वो अपने बेटे सेलिम से हार चुका था। बाद में उसने गद्दी छोड़ दिया और इसकी मौत काफ़ी जल्दी हो गई। सेलिम फर्स्ट अपने पिता से लड़ाई करने और उनको सत्ता से हटाने के बाद 1512 में गद्दी पर बैठने के बाद सेलिम ने अपने ओर आ रहे सारे खतरों को दूर किया। सेलिम अपने बाप के दुश्मनों के पास वापस गया और उसने सल्तनत उस्मानिया को सीरिया,
हेजाज, पैलेस्टीन और इजिप्ट तक फैलाया। उसने कायरो में खलीफा पे फतह हासिल किया। 1517 में उसे खलीफा का टाइटल दिया गया। खलीफा इस्लाम में मुसलमानों के बड़े सरदारों को कहा जाता है। 1521 से 1566 तक शासन करने वाले इस सल्तनत के 10वें सुल्तान सुलेमान फर्स्ट। यह कहना गलत नहीं होगा कि सुलेमान फर्स्ट सल्तनत उस्मानिया में सबसे महान सुल्तानों में से एक सुल्तान थे। उन्होंने सिर्फ सल्तनत को फैलाया ही नहीं, बल्कि उन्होंने एक महान कल्चर को प्रोत्साहित भी किया। उन्होंने बेलग्रेड को फतह किया। मोहाक की लड़ाई में हंगरी को उन्होंने चकनाचूर कर दिया, लेकिन वो खुद की वियना में घेराबंदी को नहीं जीत सके। वह फारस में भी लड़े, लेकिन हंगरी में घेराबंदी के दौरान उनकी मौत हो गई। सेलिम सेकंड इस सल्तनत के 11वें सुल्तान, जिन्होंने 1566 से 1574 तक उस सल्तनत पर शासन किया। सेलिम सेकंड ने अपने भाइयों के साथ सत्ता पाने के लिए काफ़ी जद्दोजहद किया। हालांकि वह सत्ता पर बैठा, अपनी बढ़ती ताकतों को दूसरों को सौंपकर वो काफ़ी खुश था। इसी को देखते हुए एलाइड जेनिसरीज ने सुल्तान पर हमला करना शुरू कर दिया और उसके बाद इनके शासनकाल में लेपेंतो की जंग में उस्मानिया सल्तनत को हार का सामना करना पड़ा। सेलिम सेकंड को सल्तनत उस्मानिया के खात्मे का शुरुआत कहा गया है। 12वें सुल्तान मुराद थर्ड, जिन्होंने 1574 से 1595 तक इस सल्तनत पर शासन किया। मुराद थर्ड के शासनकाल में उस्मानिया सल्तनत की हालत बाल्कन में खराब होने लगी, क्योंकि उसके खिलाफ जागीरदार देश और ऑस्ट्रिया राज्य एकजुट हो गए। हालांकि उसके बाद भी उन्होंने ईरान के साथ जंग में मुनाफा कमाया। मुराद पर अंदरूनी राजनीति ने गलत आरोप लगाए, जिसके बाद ऑस्ट्रिया और उनके बीच जंग छिड़ गई थी। महमद थर्ड 1595 से 1603 तक शासन करने वाले इस सल्तनत के 13वें सुल्तान थे। मुराद थर्ड के शासनकाल में जो जंग ऑस्ट्रिया के खिलाफ शुरू हुआ था, वो जंग महमद थर्ड के शासनकाल तक चलता रहा। पर इसके बावजूद महमद ने बहुत से जंगों को, घेराबंदी को और बहुत से इलाकों को फतह करने में कामयाबी हासिल किया था। सल्तनत उस्मानिया के ईरान के साथ एक नई जंग छिड़ गई, जिसके कारण सल्तनत उस्मानिया में गिरावट देखने को मिला और इस जंग की वजह से उन्हें अपनी ही सल्तनत में विद्रोह का सामना करना पड़ा। अहमद फर्स्ट 1603 से 1617 तक शासन करने वाले इस सल्तनत के 14वें सुल्तान थे। जहां ऑस्ट्रिया से सालों से चलता आ रहा जंग जिसे बहुत से सुल्तानों ने लड़ा, लेकिन वो उनमें कामयाब नहीं हो सके। लेकिन वही बात की जाए अहमद की, तो उन्होंने ऑस्ट्रिया के साथ 1606 में जसीट वाटरोक में शांति का समझौता किया था। पर यह समझौता सल्तनत उस्मानिया के लिए काफ़ी नुकसान भरा रहा, जिसकी वजह से यूरोप के व्यापारियों को काफ़ी गहराई तक शासन के द्वारा इजाज़त मिलने लगी। 15वें सुल्तान मुस्तफ़ा फर्स्ट, जिसने 1617 से 1618 और 1622 से 1623 तक सिर्फ एक साल के लिए शासन किया था, जो कि एक काफ़ी कमज़ोर सुल्तान था, जिसने बहुत जद्दोजहद किया था सत्ता पाने के लिए। जैसे ही उसने सत्ता पाया, उसे तुरंत ही हटा दिया गया, लेकिन वह 1622 में वापस लौट आया। 16वें सुल्तान उस्मान सेकंड, जिसने 1618 से 1622 तक शासन किया था, जो कि लगभग 14 साल की उम्र में गद्दी पर बैठा था। उन्होंने बाल्कन के राज्यों में पोलैंड के हस्तक्षेप को रोकने की ठानी थी। इस अभियान के दौरान उस्मान को जेनिसरी सेना से हार का सामना करना पड़ा। उस्मान समझ गए थे कि जेनिसरी सेना उनके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत है, जिसे रोकने के लिए वह एक योजना बना रहे थे, लेकिन तभी उनका कत्ल कर दिया गया। उस्मान सेकंड के कत्ल के बाद जेनिसरी सेना ने मुस्तफ़ा फर्स्ट को गद्दी पर बैठा दिया, जहां मुस्तफ़ा फर्स्ट ने 1622 से 1623 तक शासन किया। लेकिन मुस्तफ़ा फर्स्ट के 1 साल के शासन के बाद उस्मानिया सल्तनत पर मुराद फोर्थ 11 साल की उम्र में गद्दी पर बैठा था, जिसने 1623 से 1640 तक शासन किया। मुराद फोर्थ से पहले उसकी मां शासन किया करती थी। जब मुराद फोर्थ बड़ा हुआ, तब उसने अपनी सल्तनत को ताकतवर बनाया और उसने ईरान से बगदाद पर फिर से फतह हासिल किया। इब्राहिम, जो इस सल्तनत के 18वें सुल्तान थे, जिसने 1640 से 1648 तक शासन किया था, उसके शासनकाल में उसे एक सलाहकार ने सलाह दिया था कि वह ईरान और ऑस्ट्रिया के साथ शांति बनाए। जब दूसरे सलाहकारों का कंट्रोल था, तब इब्राहिम वेनिस के साथ जंग में शामिल हो गया। उसने सनकीपन का प्रदर्शन किया और टैक्सेस को बढ़ाया। बाद में उसे बेनकाब कर दिया गया और जेनिसरीज के जरिए उसका कत्ल कर दिया गया। तो आज के इस वीडियो में हमने सिर्फ 18 सुल्तानों के बारे में ही बताया है। बाकी 18 सुल्तानों के बारे में हम अगली वीडियो में बताएंगे।
तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब हम अगली वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।